ऑब्जेक्ट्स हैं वो डूबती या तैरती क्यों हैं पानी की सरफेस पे। तो एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक पानी लेते हैं एक बीकर के अंदर और एक कील उसके सरफेस पे रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम देखेंगे कि कील नीचे की तरफ डूब जाएगी और पेंदे में नीचे बिल्कुल पहुंच जाएगी। वो इसलिए हुआ कि कील के केस के अंदर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा थी बायंट फोर्स से। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम कॉर्क लेते हैं, जो जैसे बॉटल के ऊपर जो कॉर्क होता है, और एक नेल लेते हैं। अब दोनों केसेस अब उसको डुबाते हैं तो देखेंगे कॉर्क तो तैरता रहेगा लेकिन जो कील है वो डूब जाएगी। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि कॉर्क की और कील की डेंसिटी अलग अलग थी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो हमें पता है लोहे का जो आयरन का मास है जो पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आयरन की डेंसिटी कॉर्क से ज्यादा है। तो अब और ये वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करना पड़ेगा। अगर वाटर के अंदर कोई चीज हम डुबा रहे हैं और उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो वो चीज वाटर में डूब जाएगी। अब जैसे जो कील थी, मतलब आयरन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो आयरन को हम जब पानी में डुबाएंगे तो वो डूब जाएगा। और जो कॉर्क के केस के अंदर जो कॉर्क की डेंसिटी पानी से कम थी तो कॉर्क पानी के ऊपर तैरता रहेगा। मतलब जिस फ्लूइड में हम कोई चीज डुबा रहे हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस फ्लूइड से ज्यादा हुई तो वो ऑब्जेक्ट उसमें डूब जाएगी। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम हुई तो वो तैरती रहेगी। अब आगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें एक रबड़ के स्ट्रिंग से एक पत्थर को बांधते हैं और उसको हाथ में पकड़ के देखते हैं कितनी लंबाई तक वो नीचे की तरफ लटकता है। अब दूसरे केस के अंदर उसको पानी के अंदर डुबा के देखते हैं। तो आप देखेंगे कि बिना पानी के वो ज्यादा खींच रहा था जो रबड़ बैंड था, और जब पानी में उसको डुबाएंगे तो रबड़ बैंड कम खींचेगा, मतलब वो थोड़ा हल्का महसूस होगा। तो ऐसा क्यों? तो हमें पता है कि जो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लग रही है, लेकिन हवा में रखा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही थी। जब पानी में हम उसको लेके गए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ एक ऑपोजिट फोर्स, जो फोर्स ऑफ बायंसी, ऊपर की तरफ लग रही है। तो इस कारण स्ट्रिंग का जो वेट था वो कम हो जाएगा और ऊपर की तरफ वो आएगा, जिससे कि कम स्ट्रेच दिखेगा हमें। तो जो बॉयंट फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड जानते हैं। अब कैसे हम पता लगा सकते हैं? तो जितनी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज हैं, वो एक्सपीरियंस करेंगी बॉयंट फोर्स जब उसको हम फ्लूइड के अंदर डालेंगे। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई बॉडी फुल्ली या पार्शियली किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज होती है यानी डूबती है, तो ऊपर की तरफ जो अपवर्ड फोर्स होगी वो जितना फ्लूइड वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगी उसके बराबर होगी। मतलब कि अगर पानी में कोई चीज पार्शियली या पूरी डूबती है तो जितना पानी को वो डिस्प्लेस करेगी डूबने की वजह से, उस पानी का जो वेट होगा इतनी ही फोर्स वो पानी उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लगाएगा। तो यही कारण है कि जो शिप्स का डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि वो जितना टोटल शिप का वजन है उससे ज्यादा वजन का पानी शिप डिस्प्लेस करता है, जिसके कारण बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा लग रही होती है और शिप की जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा बॉयंट फोर्स होती है, इसलिए शिप तैरता रहता है। तो इसमें ये भी बताया थोड़ा, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में बताया कि उन्होंने वो एक दिन बाथ टब में नहाने के लिए जैसे बढ़े तो देखा सारा पानी उजल के बाहर की तरफ आया। तो उन्हें कई दिनों से वो सोच रहे थे कि ये आर्किमिडीज ऐसा क्यों होता है। तभी उनके दिमाग में आया और यूरेका कहते हुए, मतलब कि मुझे मिल गया
यूरेका का मतलब ऐसा बोलते हुए बाहर की तरफ भागे। और भी उन्होंने ज्योमेट्री में, मैकेनिक्स में काफी योगदान दिया। लीवर्स, पुल्ली, व्हील्स, एक्सल्स, और ये रोमन वार और रोमन जो आर्मी के अंदर काफी उनकी जो की हुई खोज काम आई। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसके अलावा शिप्स के अलावा लैक्टोमीटर मतलब दूध के अंदर कितनी प्योरिटी है, कितना पानी है, और हाइड्रोमीटर्स के अंदर डेंसिटी पता लगाने के लिए भी ये प्रिंसिपल काफी यूज होता है। रिलेटिव डेंसिटी अब हम जानते हैं। तो डेंसिटी हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, कि एक जो किसी ऑब्जेक्ट का कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। तो इसको हम किलोग्राम पर मेट्रिक क्यूब के अंदर कैलकुलेट करते हैं। किलोग्राम तो मास की यूनिट होगी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब हो गई। तो डेंसिटी किसी सब्सटेंस की है वो एक पर्टिकुलर अगर स्पेसिफाइड कंडीशंस के अंदर सेम रहती है। तो जैसे जो गोल्ड की डेंसिटी है वो 19,300 किलोग्राम पर मेट्रिक क्यूब है, ऐसे ही वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मेट्रिक क्यूब है। तो ज्यादातर हमारे लिए कन्वीनियंट होता है रिलेटिव डेंसिटी को में आगे यूज करना। तो रिलेटिव डेंसिटी है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, कि वाटर की डेंसिटी के रिलेटिव उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है उसको रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। ये जो ऊपर जो अब आगे हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक एग्जांपल के अंदर कि सिल्वर की हमें डेंसिटी बताई है। जो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी है 10.8। एक ये भी ध्यान देने की बात है कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है तो यूनिट्स कैंसिल होगी। तो रिलेटिव डेंसिटी सिर्फ एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है और पानी की डेंसिटी हमें बताई गई है 10⁻³ किलोग्राम पर मेट्रिक क्यूब। तो अब डेंसिटी हमें सिल्वर की निकालनी है। तो हमें पता है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें सिल्वर है वो सब्सटेंस, तो सिल्वर तो हमें ये रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 10.8, तो इससे हम डेंसिटी सिल्वर की निकाल लेंगे। 10.8 फार्मूले में जब ये फिगर डालेंगे तो 10.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम पर मेट्रिक क्यूब डेंसिटी आ गई। तो इसके अंदर हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। एक तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सीखा कि जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट के उनके दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर के उनके डिस्टेंस, सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और ये जो लॉ है ये यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब पे अप्लाई करता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक वीक फोर्स है, मतलब जब तक कि वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ी ना हो, जैसे धरती, सूरज, चांद, ये बहुत बड़ी हैं, तब जाके इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख पाते हैं। जैसे छोटी चीजों की, जैसे आदमी है या हमारे हाथ में छोटी छोटी चीजें, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत नेग्लिजिबल होती है, वो ज्यादा नहीं हम इतना इफेक्ट करती। धरती की भी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है धरती की, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी धरती की, जैसे हम ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, अल्टीट्यूड हमारा बढ़ता रहेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती रहती है। ऐसे ही इक्वेटर पे जो है वो ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, और पोल्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ी ग्रेविटी ज्यादा होती है। तो जो वेट है किसी बॉडी का वो होता है कि कितनी अर्थ फोर्स लगा रही है उस बॉडी को खींचने में। तो जो वेट है वो इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो मल्टीप्लाई करें उसके। तो W इज इक्वल टू mg।
मास उस ऑब्जेक्ट का मास है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो वेरी कर सकता है जगह टू जगह। जैसे हमने कहा कि धरती से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी, तो वेट भी ऑब्जेक्ट का कम होता जाएगा, क्योंकि mg वेट है, मास तो सेम है लेकिन ग्रेविटी कम होती जा रही है। लेकिन मास है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब धरती पे कोई ऑब्जेक्ट है, चांद पे कोई ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट जाती है या स्पेस में कोई रहती है, उसका मास चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेट चेंज होगा। जो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं वो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्सपीरियंस करती हैं अगर उन्हें किसी फ्लूइड के अंदर डुबाया जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम डुबा रहे हैं, अगर उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज्यादा है तो वो चीज डूब जाएगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो तैरती रहेगी। जैसे पानी के केस में, पानी में हम कोई चीज डुबाएंगे, अगर उस चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगी, अगर उस चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो तैरती रहेगी।